मेटल्स के थ्रू, जैसे कि अभी हमने जो देखा, और एक होता है आयोनिक, जो कि आयोनिक कंडक्शन यानी कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि Na+Cl- वाला जो हमने देखा था ना, निगेटिव कटायंस आयंस के थ्रू, यानी वही जो आपका पॉजिटिव और आपका जो निगेटिव था चार्जेस उसके थ्रू आयोनिक कंडक्शन। और मेटालिक मतलब जो अभी हमने देखा ये मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, तो ये इस तरीके से मेटालिक कंडक्शन हो गया। वैसे भी आपने इसे सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ा है मेटालिक कंडक्शन के बारे में, मेटल्स के बारे में। इनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो डायरेक्टली फ्लो होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और यही आपका मेटालिक कंडक्शन होता है। ठीक है, यही इसमें आपका मेटालिक कंडक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ ना। एक पॉइंट से, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तब तक करंट आपका प्रोड्यूस होते रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो करंट इधर भागेगा बस, और यही करंट को हमें चाहिए होता है, इसी से हमारी लाइट, टीवी, मोबाइल चार्ज सब होती है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये आपका मेटालिक कंडक्शन होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मेटल में घूमते हैं। बट व्हाट अबाउट आयोनिक कंडक्टर? आयोनिक कंडक्टर गाइस हमेशा, जैसे कि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ चार्जेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वैसे इन द केस ऑफ आयोनिक कंडक्शन मूवमेंट ऑफ आयंस के थ्रू। आयंस कितने टाइप के होते हैं? एक होता है आपके पास, आपको पता है, कटायन, और एक होता है अनायन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि एक निगेटिव चार्ज वाला, एक पॉजिटिव चार्ज वाला। जब किसी भी आयोनिक कंपाउंड को, जैसे कि NaCl को, आयोनिक कंपाउंड है, इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनाएगा? ये Na+ वाला और एक बनाएगा Cl- वाला। तो इन दोनों का जब आयंस है, जो कटायंस यानी अनायंस, कटायंस यानी अनायंस, इन दोनों का जब मूवमेंट होगा ना तभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये जब मूव करेंगे तब प्रोड्यूस होगी। यानी कि इन द केस ऑफ मेटालिक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तब जाके मेटालिक कंडक्शन होता है, यानी कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बट इन द केस ऑफ आयोनिक कंडक्शन यहाँ पे होता है आयंस का मूवमेंट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, जैसे कि देखो Na और Cl, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। अब इस Na का कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन है, और क्लोरीन का कौन सा आयन है? निगेटिव आयन है। तो इन्हीं आयंस का जब मूवमेंट होगा ना तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इन द केस ऑफ आयोनिक कंडक्शन। ठीक है, चलो अब गाइस आपको बता दूं कि सपोज दैट आपके पास एक, ये आपके पास बीकर है, और इस बीकर में आपके पास यहाँ पे Na+ और Cl- बहुत सारे हैं। तो इन आयंस का, यानी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का अगर मूवमेंट होगा तो ये इन चार्ज कैरियर यानी कि Na और Cl- भी मूव होंगे। ऑब्वियस सी बात है, भागेंगे। कैसे भागेंगे आगे बताऊंगा, थोड़ा रुक जाओ, ऊपर हम यहाँ पे बैटरी बैटरी कनेक्ट करते हैं, टेंशन काहे ले रहे हो। ठीक है, तो ये Na और Cl दोनों भागेंगे, दोनों मूव करेंगे। यानी कि सोडियम एक मैटर है और क्लोरीन भी एक मैटर है। मैटर मतलब समझते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मैटर होते हैं। तो ये मैटर है, यानी कि जब कभी भी आयंस भागेगा तो उसके साथ साथ मैटर भी भागेगा, यानी कि इनमें ट्रांसफर ऑफ मैटर भी इन्वॉल्व होता है। बट इन दिस केस नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। क्या इनके अंदर नो ट्रांसफर ऑफ मैटर? इनमें मैटर ट्रांसफर नहीं होता, इनमें मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जैसे कि आयरन के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। बट इन द केस ऑफ आयोनिक कंडक्शन यहाँ पे मैटर खुद ट्रांसफर होता है, यानी कि सोडियम, क्लोरीन या मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम, ये खुद ट्रांसफर होते हैं। यानी इन द केस ऑफ आयोनिक कंडक्शन मैटर खुद ट्रांसफर होता है, और इसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम, मैटर ही भाई इधर से उधर जा रहा है तो फिर केमिकल चेंज हुआ ना ये। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। दोनों आप जान चुके हो, चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे सीख लो। इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, तभी तो आप आगे का सब कुछ समझ पाओगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, पहली बात ये समझो। तो गाइस एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर चार्जेस पॉजिटिव और निगेटिव इस तरीके के होते हैं, ये बात आपको समझ के रखना है। और जिसके पास ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस है वो आयंस होते हैं, ये पॉजिटिव यानी कटायन, ये निगेटिव यानी अनायन। ठीक है, तो जब ये आयंस है तो इनमें से ये आयंस मूव करेंगे तो आयोनिक कंडक्शन होगा, अभी अभी हमने देखा आयोनिक कंडक्शन होगा। और इलेक्ट्रोलाइट्स के पास ही ये आयंस होते हैं, तो यानी कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है वाटर यानी H2O, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे आपको समझ जाएगा ऑटोमेटिकली, थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, H2O, इसको ब्रेक करोगे तो H+ आयन बनता है और OH- आयन बनता है। आप बोलोगे सर इसके पास भी तो आयंस है, बोलोगे भाई इसके पास भी आयंस है H+ और OH-, तो इनके अंदर भी आयोनिक कंडक्टिविटी होनी चाहिए ना, इनके अंदर भी आयोनिक कंडक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि आयंस तो इनके पास भी है, ये आयंस पे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना मांगता है। तो ऐसा नहीं होता, नहीं तो आप पानी जितने बार छूते उतने बार आपको शॉक लगेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, सो कभी भी वाटर एक न्यूट्रल है, इसमें से कभी भी कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होती है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो इसीलिए हम हमेशा किससे कंपेयर करते हैं? वाटर से। जिसकी कंडक्टिविटी वाटर से ज्यादा है उसकी वो करंट हमें मारेगा,
उसका करंट हमें पता चलेगा, लेकिन वाटर का खुद का हमें पता नहीं चलता है, और जिसका वाटर से भी कम रहेगा तो उसका तो और पता नहीं चलेगा। समझा कि नहीं? अच्छे से ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसी चीजें होती है जिसकी कंडक्टिविटी यानी जिनके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के मूवमेंट करने की क्षमता, मूव करने की एबिलिटी, वही तो कंडक्टिविटी है आपकी। आगे चल के इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्ट होने की पावर किसकी? पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की, तो ये ज्यादा होती है वाटर के आयंस से, इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। सो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और ज्यादा करंट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए HCl और NaCl, ये Na+Cl- ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करते हैं, तो इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इन द केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो वाटर होता है ना, वाटर से भी कम इन आयंस के मूव करने की क्षमता कम होती है, यानी एबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। जो क्योंकि वाटर से भी कम, जैसे सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, इन सभी की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, वाटर से भी कम होती है। इसके लिए इनमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके माय डियर, यहाँ पे भी आप वही देख लो कि आपके पास NaCl है जो कि आपका एक आयोनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ब्रेक होकर ये इलेक्ट्रोलाइट्स बना देगा, तो ये Na+Cl- आर दी इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। बट वही अगर आप यूरिया या सुक्रोज यूज करो तो दे आर दी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनमें से कभी भी आयंस का मूवमेंट होता ही नहीं है। और जब आयंस मूव नहीं होंगे तो फिर कैसे आप आयोनिक कनेक्टिविटी कर सकते हो? यानी कि आयोनिक कनेक्टिविटी क्यों करते जानते हो ना? क्योंकि केमिकल के थ्रू जब हमको इलेक्ट्रिसिटी बनाना हो, केमिकल के थ्रू, जैसे NaCl है, MgCl है, HCl है, इनके थ्रू जब हमको इलेक्ट्रिसिटी बनानी हो तब हम आयोनिक कंडक्टिविटी करते हैं। और जब हमको डायरेक्टली भाई आयंस में से बनाना हो, यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स में से बनाना हो, यानी कि आयरन से या फिर कोई भी आपके पास एलिमेंट्स है, मेटल में से बनाना हो, तो फिर यहाँ कर लो मेटालिक कंडक्टिविटी कर लो, जो कि हमारे घर में नॉर्मली चलता भी है। बट आयोनिक कंडक्टिविटी हमारी बैटरीज वगैरह इन सब में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आपको पता करके रखना अच्छे से, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग दोनों का इस्तेमाल करते हैं। आयोनिक कंडक्टिविटी हमारे घर में बैटरीज और पावर को रिजर्व करने में हेल्प करता है, बट मेटालिक कंडक्टिविटी हमें कंटिन्यूअस पावर देता है, जैसे कि अपने घर में जो लाइट्स आती है ना, उसके थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जान के रखनी है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आयोनिक कंडक्टिविटी किसी ने पूछा तो क्या बताओगे? आयोनिक कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव आयंस, उनका मूवमेंट होता है, तब जाके हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और वो मूवमेंट कौन करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। और मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में हमेशा याद रखना कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है इनसाइड द एलिमेंट, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है। दोनों कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं अपना एक्चुअल पार्ट, जो कि हमारा अभी तक तो हमारा पूरा बेसिक वगैरह अच्छे से क्लियर हो चुका है, अब बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है ये हमको समझना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले यहाँ पे सुनो, पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है। मैंने एक एक चीज आपकी बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इस वीडियो को पूरा देख लो ना तो एकदम चमक जाओगे आप, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, पहले सबसे अच्छी बात है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस G होता है और ये रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे तो ये एटम्स यहाँ पे बैठा ना बीच में, ये एटम क्या करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से स्टॉप करते हैं। और यही जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इनसाइड द एलिमेंट, जो कि रेजिस्ट करता है टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि कभी कभी तो हम ये भी कहते हैं हिंड्रेंस, एक इंग्लिश वर्ड होता है हिंड्रेंस, यानी कि हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड बाय द एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स फॉर रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा भाग ना पाए उसके लिए ये एटम उसे उसके रास्ते में आके रोकते हैं। जैसे हम यहाँ से निगेटिव पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा, और जब भागेगा तो ये एटम बीच में आते हैं और इससे अपना इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाता। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस समझ के अच्छे से, कभी भी आप तक ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा, बट आज आप जान चुके हो, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का उल्टा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। समझ गया? कितनी चिंदी सी बात है, कभी भूलोगे क्या आप? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। पहले जान लो रेजिस्टेंस क्या है। तो हमने 9th में पढ़ा था ओहम्स लॉ। क्या पढ़ा था 9th में? ओहम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि हमें V = IR मिला था, जिसमें से R की वैल्यू V/I आई थी, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट। यूनिट बता देता हूं मैं आपको शॉर्ट में, I की यूनिट एम्पियर होती है और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है और रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम होती है। ये साइन आपका ओहम का होता है, सिंबल, ठीक है। ओहम का सिंबल होता है ये, ठीक है। ओहम ऐसा हम बनाते हैं, ओके। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये ओहम है, ओहम। कोई ओम बोलता है, कोई ओहम बोलता है, आपको जो बोलना है बोलो,
ठीक है, ये आपको समझ के रखना है। ओके माय डियर, अच्छे से आपको इसको जान के रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही जो रेजिस्टेंस है ना, यही रेजिस्टेंस का उल्टा देखो ना, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल मतलब 1 अगर मैंने बोला रेसिप्रोकल ऑफ ए क्या होगा, तो आप क्या करोगे 1/a कर देना। रेसिप्रोकल ऑफ बी तो 1/b, समझा। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब 1/r, वही आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, यानी जी। G इज इक्वल टू 1/r हो जाएगा, समझा अच्छे से। और R की यूनिट क्या होती है, ओहम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/ओहम ये यूनिट हो गई, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ओहम -1, ये बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बन जाएगा। ये ओहम -1 क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस, यही है। इसको कभी कभी हम सीमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेन। ये एक साइंटिस्ट का नाम था, एस, याद रखो, एस से डिनोट करते हैं। एक चीज याद रखना, एस का मतलब पर ओहम होता है, इसे हम क्या रीड करते हैं, पर ओहम, ठीक है, यानी 1/ओहम। पर ओहम मतलब 1/ओहम, जान रहे हो ना कैसे आया, आर की यूनिट ओहम होती है, तो पर ओहम या सीमेन भी आप कह सकते हो। चलो ठीक है, आपको ये समझ चुका है, आगे बढ़ो अभी। ठीक है, रजिस्टिविटी क्या होती है ये भी जान लो, ये भी आपने 9th में पढ़ा है, ये भी आपको दिया हुआ है। तो रजिस्टिविटी को तो भाई पहले मैंने एकदम अच्छे से लिख के दिखाया है, आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया है, तो प्लीज तभी समझेगा जब आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो रजिस्टिविटी को हम रो से दिखाते हैं, रो, RH रो। रो ये साइन होता है, ये सिंबल है आपका रो, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये रो का सिंबल है जिसे हम रजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी। ये होती क्या, पहले ये जानो। सपोज दैट यू हैव अ वायर, ये आपका वायर है, इस वायर का लेंथ L है, ठीक है। और इस जो ये वाला एरिया ना, इसे हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ये एरिया, वायर का एरिया A, और ये पूरा लेंथ है, वायर का ये पूरा लेंथ है। ओके, ये आपको अच्छे समझ के रखना है, ये आपका एरिया हो गया, ये लेंथ है, ठीक है, ये आपको जान के रखना है, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। चलो मैं थोड़ा प्रोपोर्शनलिटी के बारे में आपको सिखा देता हूँ। गाइस अगर मैं बोलूं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और अगर मैं बोलूं कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, अगर मैं बोलूं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो ये मैं इसको कैसे रीड करूंगा जानते हो, इसको रीड करूंगा कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू B। इसको क्या पढ़ूंगा, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है बहुत सारे को पता होगा, तो मैं यहाँ पे जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। अगर B की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे A की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है। बट अगर इन दी केस ऑफ अगर यहाँ पे B की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ पे A की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट इन दिस केस अगर B की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इसीलिए हम इसी को रिलेट करने के लिए यूज करते हैं। और अगर B की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये इनवर्सली का मतलब होता है, ये डायरेक्टली का मतलब होता है। हम कभी भी अगर इसको इक्वल साइन में लिखते हैं तो हम सीधा इक्वल लिख के एक कोई कांस्टेंट और b लिख देते हैं, इस साइन को हटा के हम ऐसा लिख सकते हैं। इन दिस केस क्या होगा, हम सीधा इक्वल लिख के k और ये 1/b ऐसा लिख देंगे सीधा। हम इसको और तरीके से दिखा सकते हैं, देखो कभी भी क्या लिखो, a/b इज इक्वल टू a/b लिखो, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे 1 2 ऐसा लिख दो, ठीक है। और अगर समझ लो दो तरीके यही यूज होता है और इसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा आपके पूरे मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आज जो बता रहा हूं हर जगह इस्तेमाल होते ही। इसमें क्या करोगे, a/b लिखो और a/b लिखो, ठीक है, इक्वल करो। इसमें लिखो 1/2 बट इसमें लिखो 2/1, समझा। बस यही दो तरीके होते हैं दिखाने के, बस यही आपका प्रोपोर्शनलिटी का फंडा कंप्लीट यहाँ पे। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है। तो गाइस अब देखो, अगर मैंने लिखा यहाँ पे कि R यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेंथ ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। अब बड़ी वायर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा ही रहेगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है, अपने एटम्स के ऊपर। और एटम्स जिसमें ज्यादा रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन को रोकने में और ज्यादा वो स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, ठीक है, और ज्यादा रोक पाएंगे, क्योंकि ज्यादा एटम रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा भाग नहीं पाएगा, ठीक है। यानी कि लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। बट अगर एरिया, अगर आपकी जो एरिया है यानी कि विड्थ होती है जो वायर की, अगर वो विड्थ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, ये हमने 9th में सीखा था कि रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको, एरिया को। तो अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम होता है, और अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इनवर्सली का मतलब तो यही होता है ना, अभी तो बताया। अब आपको ये भूलेगा तो फिर आप तो अब क्या बोलूं मैं आपके लिए, अब क्या कह सकता हूँ आपको, सोचो ना यार, अब फिर नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। सो पहली कंडीशन यही है कि R is always directly proportional to the length of the conducting wire, जिसमें से आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और R is inversely proportional to the area of cross section. So from equation number 1 and 2 इसको दो बार क्यों लिखना, एक बार मैं ऐसा दिखा सकता हूँ L/A, ऐसा एक बार लिख सकता हूँ ना, R तो सेम है ना यार,
इसको एक बार में मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा दिखा दिया। अब इस साइन को हटाना है तो यहाँ पे इक्वल टू के लिखना है। आपको एक बात सिखाता हूं, के की जगह में जरूरी नहीं कि के लिखोगे, मैंने के लिखे तो आप भी के लिखोगे। ABCDEFGHIJKLMN कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, समझा। बस कांस्टेंट उसका मतलब होता है, ये बात ध्यान रखना। आप सीधा कांस्टेंट वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये साइन रो इस्तेमाल कर लिया, कांस्टेंट की जगह में हमने यहाँ पे रो साइन इस्तेमाल कर लिया, और इसी रो को हम रजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी रो को, यही रो को हम रजिस्टिविटी कहते हैं। दैट्स इट। और ये हो गया पूरा रिलेशन बिटवीन द रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, समझा अच्छे से। तो जो गाइस यहाँ पे लिखा ना, वही देखो हमने प्रूफ में यहाँ पे लिख के रखा है। पहला कंडीशन क्या है कि रेजिस्टेंस यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, पहला कंडीशन कंप्लीट, ठीक है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, और इनवर्सली में हम 1 में लिखते हैं, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो रेजिस्टेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ये हमने 9th में पढ़ा था। सोचो जरा आप लोग 9th के चैप्टर नंबर 3 साइंस 1 में जाके देख लेना, हमने ये चीज पढ़ी है। आप चाहो तो जाके देख भी लो अच्छे से, अभी भी ओपन करके देख लो, ठीक है। ये वहां का कंडीशन है, 9th में दिया हुआ है, जाओ और देखो, अभी भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो ये दोनों कंडीशन से हमने आपका रेजिस्टिविटी फाइंड कर दिया, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी हमको मिल चुकी है, थोड़ा सा हम अभी आगे बढ़ेंगे कंडक्टिविटी जानेंगे कि एग्जैक्टली भाई कंडक्टिविटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, हमने अभी भी देखा था कि जी जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ओके, और रेजिस्टिविटी हमारा रो होता है। अब आपको याद रहेगा ना अच्छे से, कभी भूलेगा नहीं, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है। चलो, और अभी अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है आर की, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो भी था उसका उल्टा जी रहेगा, यानी कि अगर आर जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ को, तो अपना जी क्या रहेगा, जी उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ को। अगर अपना आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया को, तो जी क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एरिया को। समझा कि नहीं? यही रहेगा ना, यही रहेगा कि नहीं रहेगा यार, आप तो बच्चा भी समझेगा इसको। अगर अभी देखो जी आर का उल्टा है, तो अगर आर लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जी आर को अगर आर एल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अपना जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ को। समझा अच्छे से? तो ठीक है, चलो। और अगर आर अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर, तो अपना जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो वही चीज तो मैंने यहाँ पे वर्डिंग्स में लिख के रखी है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, प्रोपोर्शनल 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 करके, बट आपको समझ तो गया ना अच्छे से। चलो, तो जी वो बोलने में थोड़ा सा ये हो जाता है, ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड ना। तो जी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आर और जी का उल्टा का रिलेशन है ना, अगर आर इनवर्सली रहेगा एरिया को, तो जी डायरेक्टली रहेगा एरिया को। अगर आर डायरेक्टली रहेगा लेंथ को, तो जी इनवर्सली रहेगा लेंथ को, उल्टा। समझ गया ना? चलो, तो यहाँ पे जी इनवर्सली रहेगा लेंथ को और जी डायरेक्टली रहेगा एरिया को। तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड जी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। इन दोनों को मैं क्यों अलग अलग लिखा हूं, एक ही साथ में लिख देता हूं। तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, डायरेक्टली टू द एरिया, इनवर्सली टू द लेंथ। अब इस साइन को हटाना है तो क्या करूंगा, उस साइन को हटा के यहाँ पे के यूज कर लो, आप के लिखो, कुछ भी कर सकते हो। वो बुक वाले ने एक प्रॉपर डिनोशन अच्छे से दिया है, डिनोशन मतलब रिप्रेजेंट किया है। तो कभी कभी उसने रो से रिप्रेजेंट कर दिया, कभी कभी उसने के से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपको भी वही करना है, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, G इज इक्वल टू के ए अपॉन एल। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो बता देना G इज इक्वल टू के ए अपॉन एल। और रेजिस्टेंस का पूछा तो क्या बताओगे, रेजिस्टेंस अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो आप क्या बताओगे, ध्यान देना अच्छे से। तो R इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं बगल में लिख देता हूँ, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, समझ गया अच्छे से। और ये आपका किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस के ऊपर, वही जो पॉजिटिव निगेटिव यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के मूवमेंट के ऊपर। सो वेयर के इज द कंडक्टिविटी एंड यहाँ पे जो रो मिला था कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट ही है, के और रो कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जी है, ये आर है, और जी और आर के बीच का रिलेशन इधर है, ये बात ध्यान रखना। जी आर का उल्टा होता है, ठीक है, मतलब जो आर है जी उल्टा होता है, एक दूसरे के बीच में उल्टे का रिलेशन है, यानी कि जी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा रीड करना इसको, ठीक है। चलो, तो के मिल गया कंडक्टिविटी, समझ गया अच्छे से। तो आप यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हो, वही ना यार, एल को जी के पास दे दो ए, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन गया, दैट्स इट। तो किसी ने पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो आप बता देना कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। यही आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो ये आपका सारी चीजें मिल गई, यानी कि के मतलब याद रखो, वर्ड्स का मीनिंग याद रखो। के मतलब
कंडक्टिविटी, रो मतलब रेजिस्टिविटी, लेंथ मतलब एरिया, लेंथ मतलब लेंथ होता है, एल मतलब लेंथ होता है ए मतलब एरिया, आर मतलब रेजिस्टेंस, समझ गया, जी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ओके, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको याद रखनी पड़ेंगी और कुछ नहीं, बहुत चिंदी है। चलो, अब क्यों ना गाइस ये रो और ये के, यानी ये के भी कांस्टेंट ही होता है जिसका मतलब कंडक्टिविटी है, और ये रो भी कांस्टेंट होता है जिसका मतलब रेजिस्टिविटी है, तो क्यों ना हम इन दोनों के बीच का रिलेशन एक फाइंड करें। इनका रिलेशन हमें ये जी और आर से मिलेगा, क्योंकि जी और आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इन्हीं से हमें कुछ मिलेगी वैल्यू। चलो देखते हैं कैसे मिलेगा। तो रिलेशन बिटवीन रो एंड के आपकी बुक में थोड़ा अजीब दिया है, एक ही बार में ये लिख दिया, यही रिलेशन आएगा, एक ही बार में ये लिख दिया है, मैं अच्छे से यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो वी नो दैट कि आर की वैल्यू हमें ये मिली थी, हमें पता था ना कि नहीं पता था, पता था ना अच्छे से। चलो, एंड जी की वैल्यू हमें ये मिली थी, इक्वेशन नंबर 1 इसको देके रखो, ठीक है। चलो, हमको मिली थी, एंड आल्सो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द रेजिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता है। सो हियर गाइस देखो, इसमें इस वैल्यू में ध्यान देना, यहां पे हम जी के जगह में क्या 1/r लिख सकते हैं, यस मैटर मैंने लिख दिया, और k a/l मिल जाएगा। चलो, क्या मैं इसको इन्वर्ट इंटू कर सकता हूं, इन्वर्ट इंटू म्हणजे काय, उल्टा करायची, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर की चीज न्यूमरेटर में लेके जाओ और न्यूमरेटर की चीज डिनोमिनेटर में लेके जाओ। तो k के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे जब r को उल्टा करोगे तो r का ऊपर जाएगा और r के नीचे 1 आ जाएगा, 1 लिख के कोई फायदा होता नहीं है, और k के नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और k नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे a/l है तो l/a हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे हमने इन्वर्ट एंडो कर दिया, मैं प्रूफ कर रहा हूं, आपकी बुक में डायरेक्टली ये लिख दिया है तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा। सो ये आपको मिल जाएगा। अब जब आपको ये मिल गया तो अभी मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा बार बार, ठीक है, या मैं हटा देता हूं, ठीक है, इतना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 रो l/a मिली है, सो यहाँ पे रो l/a रख दिया। अब देखो जरा, ये l/a दोनों का इक्वल इक्वल है, देखो ये l/a, ये रो r के जगह में हमने इक्वेशन नंबर 1 से ही लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये लिख दिया, l/a कैंसिल, क्या मिलेगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 कंडक्टिविटी। सो यहां से अगर k को इधर लिखो तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी, मिल गया रिलेशन दोनों के बीच में। सो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। समझ गया अच्छे से मेरी बातें, तो ये बातें आपको समझ के रखनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, दोनों का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, और इन दोनों रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन G इज इक्वल टू 1/r का है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टिविटी है और ये जो कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, ये आपकी कंडक्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या है कि आपका वो ये आपके सामने लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, दैट्स इट, ठीक है, आपको समझ चुका अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। चलो आगे बढ़ लो, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के बारे में जान लो कि इसकी यूनिट्स क्या होती है। तो कभी भी याद रखना, ऐसा यूनिट ऑफ द लेंथ मीटर होती है, कॉमन यूनिट नॉर्मली हम सेंटीमीटर यूज क्या करेंगे इस चैप्टर में, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, किसी भी चीज का एरिया अगर आप देखते हो तो मीटर स्क्वायर लिखते हो ना, अगर नॉर्मल एरिया देखो तो सेंटीमीटर क्यूब। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, ओहम ही इस्तेमाल करना है। कंडक्टिविटी के लिए आप चाहो तो नॉर्मली पर ओहम पर मीटर इस्तेमाल करो, या तो फिर सीमेन पर मीटर इस्तेमाल करो, या तो फिर ओहम पर सेंटीमीटर इस्तेमाल करो कंडक्टिविटी के लिए। तो ये आपके ऊपर सारी चीजें आप क्या इस्तेमाल करते हो। कंडक्टिविटी की यूनिट कैसे आई अगर आपको जानना है तो चलो देख लो यहाँ पे, कंडक्टिविटी की यूनिट तो कैसे होता है, कंडक्टिविटी G के पास होती है, तो K इज इक्वल टू आपके पास A/L आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको निकालते हैं, तो पहले K की वैल्यू तो निकालो, सो K इज इक्वल टू LG/A ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको मिल जाएगा। चलो अभी हमने देखा था कि G क्या होता है, 1/R होता है, ठीक है। 1/R की यूनिट क्या होती है, ओहम, यानी कि G की यूनिट क्या हो गई, पर ओहम, ठीक है, पर ओहम होती है, ये बात ध्यान रखना। चलो लेंथ की यूनिट है मीटर, G की यूनिट क्या मिली, पर ओहम मिल गई, और एरिया की यूनिट क्या है, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको काट दो एक से, चलो काट दो, तो ये ओहम पर मीटर और यहाँ पे मीटर ओनली बचेगा। अगर इस मीटर को ऊपर लेके जाओ तो क्या मिलेगा, ओहम पर मीटर और मीटर -1, ठीक है, यही मिलेगा ना। देखो यही है क्या यूनिट, यहाँ पे किधर गया भाई, देखो यही लिखा है क्या, यही लिखा है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से, यही लिखा है क्या, यस माय डियर। अब आप मीटर को आप सेंटीमीटर में लेते हो तो ये आ जाएगा, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको यूनिट निकालनी है, ठीक है। तो बस पहले फॉर्मूला अच्छे से बना लेने का, अगर कंडक्टिविटी मतलब K होता है, अगर यही आपसे रेजिस्टिविटी पूछा होता तो आप क्या लेते, तो रेजिस्टिविटी R से मिलता है, रो L/A फॉर्मूला होता है, रो, तो आप रो को निकालो, यहाँ पे रो इज इक्वल टू RA/L आ जाएगा।
समझ रहे हो ना। और आर की यूनिट ओहम होती है, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। मीटर से मीटर कैंसल, तो ये ओहम मीटर, ये हो गई आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट, ये हो गई आपकी कंडक्टिविटी की यूनिट। तो इस तरीके से आपको अच्छे से वैल्यू जो है निकालनी है। एक्चुअली यहाँ पे ये रॉन्ग लिख के रखा है रेजिस्टिविटी की यूनिट, ये तो फिलहाल रेजिस्टेंस है, फिलहाल ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टिविटी की मैं बात कर रहा था, ठीक है। एक्चुअली करेक्ट 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 है, क्योंकि रजिस्टे देखो ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, इसलिए दिख नहीं रहा होगा। देखो यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ये परफेक्ट यूनिट है, बट मैंने यहाँ पे किसकी फाइंड किया है, रेजिस्टिविटी की, तो ये ओहम मीटर होता है, ओहम मीटर। बट इन द केस ऑफ कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी की पर ओहम पर मीटर होता है, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और अगर आपको मान एक तरीका और दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, यूनिट निकालने का तरीका, ठीक है। आप ऐसा भी निकाल सकते थे, वी नो दैट कि कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी मतलब ऐसा साइन रेजिस्टिविटी। और हम लोग को पता है कि कंडक्टिविटी की यूनिट क्या मिली है, पर ओहम पर मीटर। सो यहाँ पे लिख दो ना यार कि पर ओहम, आप ऐसा लिख सकते हो कि पर ओहम पर मीटर इज इक्वल टू 1/रो। सो रो इज इक्वल टू 1 पर ओहम और पर मीटर, ऐसा। और इसको ऊपर लेके जाओगे जब, तो ये ओहम मीटर आ जाएगा, दैट्स इट। तो आप एक ही बार में यहां से भी निकाल सकते हो, इट्स योर चॉइस, आपको कैसे निकालना है। मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए, एक से दो बार